आज हम एनसीईआरटी सीबीएसई के अकॉर्डिंग या अदर जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनके लिए संधि को आज पूर्ण रूप से देखेंगे कि संधि होती क्या है, संधि की डेफिनेशन क्या है, संधि के प्रकार क्या हैं। और आज हम संधि के बारे में जानते हैं कि संधि किसे कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि संधि की बारे में संधि के प्रकार और फिर संधि के प्रकारों के प्रकार यानी संधि के टाइप्स, जॉइनिंग। तो सबसे पहले आइए आज हम संधि को देख लेते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को मोटे छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। यानी जब हम संधि को समझते हैं तो सबसे पहले एक वाक्य से हम संधि को समझना चाहिए और वाक्य से हमें उसके शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला शब्द है शरणागत। शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। अतिथि का यथोचित सत्कार करो। वहां एक सज्जन विराजमान थे और मेरे मन से दुर्भावना जाती रही। यानी शरणागत के बारे में बात की गई। शरण और आगत दो शब्दों से मिलकर के बना है। और उसके बाद फिर क्या है कि कई बार हमें इसके बारे में जान लेना चाहिए। कैसे करते हैं आइए वो भी हम देख लेते हैं। और अतिथि का यथोचित सत्कार करो। मेरे पहले वाक्य में शरणागत शब्द शरण और आगत शब्द से मिलकर के बना है। शरण के अंत में ए और आगत के आरंभ का आ मिलकर के आ बन गया। यानी इन दोनों स्वरों में ए और आ मिलने से संधि हुई। यानी जब समान स्वर होता है तो स्वर संधि के अंतर्गत आता है, क्योंकि दोनों स्वर हैं तो स्वर संधि होती है। ऐसे यथोचित, यथ में यथा और उचित शब्द से मिलकर के बना है। यथा में आ है और उचित में ऊ है, तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। सज्जन, सत और जन अर्थात दुर्भावना। इसी प्रकार पूर्ण रूप से जब हम इस चीज को देखते हैं तो हमें समझ में आता जाता है। चलिए हम और आगे समझ लेते हैं। दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन अथवा विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं। संधि किसे कहते हैं? नर और ईश यानी नरेश, सूर्योदय, सूर्य और उदय अर्थात दो वर्णों के मेल से, जब दो वर्णों से मेल करके क्या होता है, शब्द बनता है। और शब्दों को एक साथ प्रयोग करने पर यानी दो मूल शब्दों को एक साथ प्रयोग करने पर उनका जब अक्षरों का या वर्णों का जब मेल होता है शब्द बनने के लिए तो उसे हम संधि कहते हैं। अब काइंड ऑफ जॉइनिंग यानी संधि के भेद। संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के भेद तीन होते हैं। पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। चलिए स्वर संधि क्या होता है हम ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले जॉइनिंग ऑफ वोवल, दो स्वरों के मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम आलय, हिमालय, नर इंद्र, नरेंद्र। अर्थात स्वर संधि के 5 उपभेद किए जाते हैं। ठीक है, तो इस 5 उपभेद किए जाते हैं। पहले दीर्घ संधि यानी ये सभी जो हैं स्वर संधि के मेल हैं और स्वर संधि के मेल से जो उत्पन्न होता है उन्हें हम स्वर संधि कहते हैं। तो ये तो मेल की बात हुई। अब देखा जाए तो उसको भी देख लेते हैं हम। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है विसर्ग संधि। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और फिर अयादि संधि। दीर्घ संधि में मेन चीज होती है कि समान स्वर होता है। सबसे पहले ये स्वरों के अंतर्गत, जब स्वरों का मेल होगा तो स्वर संधि, स्वर और व्यंजन का मेल होगा तो व्यंजन संधि। और जब र स का योग होता है और उनसे विसर्ग उत्पन्न होता है मिलने पर तो वहां पर विसर्ग संधि हो जाता है। ना तो व्यंजन संधि का कोई भेद होता है ना ही व्यंजन संधि का कोई भेद होता है, सिर्फ स्वर संधि के भेद माने जाते हैं।
ज्वाइनिंग ऑफ वोवेल्स। चलिए इन्हें देख लेते हैं। दो स्वरों के मिलने से जब विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। सबसे पहला क्या है? स्वर संधि। दो स्वरों को मिलकर के दीर्घ स्वर बन जाते तो उन्हें हम स्वर संधि कहते हैं। चलिए हम और आगे देखते हैं। मतानुसार यानी मत और अनुसार, मत अनुसार यानी मतानुसार। ठीक है। पुष्पांजलि, पुष्पांजलि। योगाभ्यास, योगाभ्यास। तो मूल्यांकन, मूल्यांकन। अब ए और आ का योग देखते हैं। सत्याग्रह, सत्य और आग्रह यानी सत्याग्रह। भोजनालय यानी भोजनालय। रत्न आकर, रत्नाकर। गज आनन, गजानन। ठीक है। ये क्या है? सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। चलिए अब हम इन्हें भी आगे बढ़ते हैं। क्या है कि एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे, उससे आपको पता चलता जाएगा कि आप कहां पर कंफ्यूज होते हैं संधि में। बार बार गवर्नमेंट जॉब में भी आती है आ और आ, यानी आप देख रहे हैं, पहले आप ऊपर से देख लें, दोनों समान हैं। ए यहां पर भी जो आगे है वही पीछे, जब समान स्वर होगा तो वही, जब समान स्वर होते तो वहां पर क्या होता है? दीर्घ संधि होती है। छोटी बड़ी, रविंद्र, अभीष्ट, मुनीन्द्र, हरीच्छा, मुनीश्वर यानी मुनिधन ईश्वर। परीक्षा, परिधन इच्छा। गुरुईश, गुरुधन ईश यानी ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, और दोनों पदों को मिलाकर के जब शब्द बनता है तो वो उसको हम संधि कहते हैं। और इनको अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। देखिए ए और ई, छोटी ई हो बड़ी ई हो, परंतु ई का ई से योग होगा। तो जब ई से ई का योग होगा तो वहां पर क्या है कि समान स्वर है। छोटे ऊ के साथ छोटे ऊ का, या छोटे ऊ के साथ बड़े ऊ का, ऊ ई के साथ योग होगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, शब्द अक्षर वही रहेगा। तो वधु उत्सव, यहाँ पर भी देखो छोटा ऊ है, यहाँ पर भी छोटा ऊ है, तो क्या हो गया? दोनों छोटे ऊ मिलकर के क्या बन गया? बड़ा ऊ। सु उक्ति, सु माने अच्छा, उक्ति माने कथन यानी अच्छी कथन, तो सुक्ति हो गया। भानु में भी छोटी ऊ की मात्रा है और ये छोटा हुआ है, तो क्या हो गया? भानुदय। गुरु उपदेश, सामने को जो मात्रा जा रही है तो क्या हो गया? गुरु। और पीछे को, और ये पीछे क्या है? उपदेश है, तो यानी गुरु उपदेश। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु उर्मी, सिंधु धन उर्मी। भू ऊर्जा, भूर्ध्व, भू ऊर्जा यानी भूर्जा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है कि अगर इसकी ट्रिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए या आ के साथ ही छोटी या बड़ी का योग होगा, तो वहां पर क्या होगा? गुण संधि हो जाता है। ए और ई के साथ में, ए और ई का अगर हम उच्चारण करते हैं तो इसमें आप देखें कि अगर हम ए और ई का उच्चारण किया जाए तो इसमें एक चीज बन जाती है ए और ई में, कि ये दोनों अगर इनको साथ में एक साथ हम बोलते हैं तो आप देखें क्या बोला जाएगा? अय। दोनों को एक साथ आप इनका उच्चारण करके देखो, अयो, तो एक ही ध्वनि निकलती है। और गुण संधि की ट्रिक एक है कि हमेशा एक ही चीज का आप अगर ध्यान रखें तो हमेशा छोटी ई की मात्रा का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो एक तो ये होता है। दूसरी चीज होती है कि अगर हम इसे देखते हैं कि सबसे पहले तो अगर हम इसको देखें कि छोटी ई की मात्रा का सबसे ज्यादा प्रयोग ओनली फॉर एक मात्रा। जब एक मात्रा होगी तो वो गुण संधि होगी। जब एक मात्रा होगी तो गुण संधि होगी। आप ऐसा कोई सा भी अक्षर देख लो, वहां पर सिर्फ एक ही मात्रा मिलेगी, दो भी नहीं मिल सकती। सभी शब्दों में एक ही मात्रा का योग होता है, इसलिए ये इसकी ट्रिक है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम। और इसके लिए गणेश, सुरेश, परमेश्वर, दिनेश यानी सभी में क्या है? छोटी की मात्रा है। अब देखिए राजेश, रमेश, महेश्वर, लंकेश, लंका, ईश्वर, आ के साथ में ई का योग यानी ए का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर।
ए और ई मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ए बन रहा है। ठीक है, वो छोटा ए बनेगा, बड़ा ए नहीं बनेगा। और ए और आ का ऊ के साथ योग होगा तो ओ ही बनेगा। आ ए हो या आ हो, उसके साथ क्या प्रयोग हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, तो वहां पर क्या होगा, ओ का प्रयोग होगा। ओ भी ओ की भी एक ही मात्रा होती है। सूर्योदय, लोकोक्ति, हितोपदेश, विवाहोत्सव, वार्षिकोत्सव, वार्षिक उत्सव। कै में ए और ऊ मिल गए। पर में क्या है, रे में ए है और ये उपकार है। तो ये देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हम प्राची की बुक देख रहे हैं, दिल्ली की बुक है, बहुत अच्छी पब्लिकेशन है ये। तो आ और ऊ यानी ओ, महा उत्सव, महोत्सव, गंगा उदक, गंगोदक, महाउदय, महोदय, गंगा उत्सव, गंगोत्सव। तो एक तो ये थे। अब ए और आ के साथ अगर री आ जाए तो ये इससे क्या बनता है, अर बन जाता है। वो कैसे, देवर्षि, देव और ऋषि। वै में ए है और री, तो री से ये जो री है ये पीछे पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि ए के साथ में अगर री से ऋषि तो हो क्या होगा, अर हो जाएगा, देवर्षि। ठीक है, राज ऋषि, राज ऋषि, सप्त ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, राज ऋषि। अब देखते हैं वृद्धि संधि। हमने गुण संधि में हम पढ़ रहे थे, गुण संधि को जब हम देख रहे थे कि गुण संधि में एक मात्रा का प्रयोग होता है। अब हम देखेंगे कि गुण संधि, अब वृद्धि संधि में दो मात्राओं का योग होता है। अभी तो हमने गुण संधि में तो एक मात्रा का प्रयोग देखा। अब वहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे वृद्धि संधि में दो मात्राओं का योग, यानी कि एक मात्रा के साथ में दूसरी मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। चलिए हम इसे भी देख लेते हैं कि इसके साथ में वृद्धि संधि को देखते हैं, वृद्धि संधि क्या है। और अगर वृद्धि संधि को अच्छे से देख लेते हैं और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वृद्धि संधि की ट्रिक सबसे पहले बता देता हूं कि वृद्धि संधि की ट्रिक सिर्फ एक ही है कि इसमें दो मात्राओं का योग होगा। वहां पर छोटा ए है या ओ है तो यहां पर आई है और औ है, यानी कि दोनों साइड में क्या है कि डबल मात्राओं का योग किया जाता है। चलिए सॉरी, ए और आ के साथ में आने पर दो मिलकर के ए हो जाते हैं, जैसे एक एक, लोकेशना, लोक एसना, सदा एव, सदैव, तथैव, सभी। ऐसा कोई सा शब्द नहीं मिलेगा आपको जिस पर दो मात्राएं का योग नहीं होगा। चलिए हम उसे भी देख लेते हैं। दंतोष्ठ, परमौज, वनौषधि, जलाउद, ठीक है, महोदार्य, महोषध, यानी सभी शब्दों में क्या है, दो दो मात्राओं का योग है। यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर योग हो रहा था ए और ए के साथ में, यानी बड़ा ए, और इसकी मात्रा क्या होती है, इसकी मात्रा डबल मात्रा होती है। चलिए हम आगे देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। ए और आओ, ओ और आओ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं, जैसे ए और औ मिलकर हो गए दंतोष्ठ, परमौज, वन औषधि, जलाउद। यानी क्या है कि परम औज, ए और औ मिलकर के क्या हो जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है। तो वही इसकी ट्रिक है कि सबसे पहले जब डबल मात्रा होते तो वहां पर मौजदा क्या हो जाता है, वहां पर स्वर संधि में वृद्धि संधि बनती है। यण संधि, अब नेक्स्ट आता है यन संधि। यन संधि में क्या है कि जब भी हम कभी देखते हैं यन संधि को, यन संधि में एक छोटी सी ट्रिक है कि अगर देखा जाए य और व, यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको देखने का इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब ई और ए के साथ योग होगा, ई और ए के साथ योग होगा तो यह, ठीक है, और अगर ई और आ मिल रहा है तो या बन रहा है, इत्यादि, अति अधिक यानी अत्यधिक। ई और ए क्या है, अति हो गया, इसमें ये छोटी ई की मात्रा जो सामने से आती है छोटी ई की मात्रा, और ये ई और ए मिलकर क्या हो गया, त्य बन गया, यानी यह बन रहा है तो यह हो जाएगा। और ये जो तय है इसमें से ई निकल जाएगी तो क्या हो जाएगा, आधा तय बन जाएगा, तो अत्यधिक। ऐसे ही इत्यादि में है। चलिए आगे देख लेते हैं हम अत्यधिक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यद्यपि, ठीक है, तो यद्यपि भी में भी यही बात है कि
प्रत्युपकार, प्रति उपकार छोटी ई की मात्रा है ऊ है, तो ई और मिलकर के यू। ठीक है, अब पहले आपने देखा ई और ए मिलकर के यह बन रहा है, अब ऊ और ए मिलकर के ए और ऊ हो या ए हो, आगे हो या पीछे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इनको ऊ और ए का यानी ये दोनों असमान स्वर है। ठीक है, ऊ अलग अक्षर है, ए अलग अक्षर है, दोनों का योग होगा तो वह होगा। आप एक साथ इनका उच्चारण करके देखें तो आपको एहसास हो जाएगा कि ये दोनों का उच्चारण अलग ही तरीके से निकलता है, ऊ और वह। चलिए, स्वल्प, मनवंतर, सुअच्छ, अनुय यानी अन्वय, अनु धन अय अन्वय। तो इस तरह से वर्ण हमारी यण संधि हो जाती है। यण संधि में ई य और वै का योग देखना होगा, स्वागत, सुआगत, अनुइति, अनुएसन, अन्वेषण, पितृ अनुमति, पितृ अनुमति, मात्र आज्ञा, मात्र और आज्ञा, मात्र इच्छा, मात्र और इच्छा, यानी री से ऋषि और ई। अयादि संधि, नेक्स्ट है अयादि संधि, यानी ए और औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए को अय हो जाता है और ए को आय हो जाता है, ओ को औ हो जाएगा और औ को आव हो जाता है, ए और ए मिलकर के अय हो जाता है, यानी नयन, शयन, गायक, गायन। राइट, ए और ए मिलकर के अय बनता है, यानी नयन, शयन, और ए और ए मिलकर के क्या बनता है, आय। ए ई मिलकर के आई यानी नायिका, ओ और ई अवि, औ अ आव, पौ अन पवन, पौ इत्र, पौ इत्र पवित्र, यानी ओ और ई मिलकर के क्या बन रहा है, आवी, अवि। आप इनको जब बोल करके भी देखेंगे एक साथ में, अयादि संधि में सिर्फ 4 चीज का ध्यान रखना होता है, अय, आय, अव, आव, अय, आय, अव, आव। अगर हम इनका चारों का उच्चारण करके देख लें, अय, आय, अव, आव, 4 चीज है, 4 चीज में हम इन्हीं का उच्चारण होता है, पवित्र, पावन, नाविक, भावुक। ठीक है, अब हम देखते हैं व्यंजन, जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट, इसको भी समझ लेंगे हम। ये हमारी स्वर संधि जो है समाप्त होती है, अब हम इसको देख लेते हैं। चलिए, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट में होता है वर्ग से पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यदि पांचों वर्ग के पहले व्यंजन क, च, ट, त, प आते हैं, यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के बाद, जैसे कै, ख, ग, च, छ, ज, ट, ठ, ड, त, थ, द, प, फ, भ के बाद कोई भी स्वर आए वर्ग का तीसरा, चौथा या व्यंजन अंतस्थ हो, यानी य, र, ल, व हो, तो पहले व्यंजन का तीसरे व्यंजन में बदलाव हो जाता है। ये व्यंजन संधि का रूल है। ठीक है, जैसे दिक, अंबर, पहला वर्ड क्या है, कै है, और दिक, और उससे पहले क्या है, उसके बाद क्या है, ए आ गया, कै का क्या होगा, गे बनेगा। क्यों? क्योंकि कै के बाद क्या आ गया, स्वर आ गया, और स्वर आने के बाद क्या होगा, तो ये जो अंबर है ये कहां पर चला जाएगा, ये गे में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि कै, चे, टे, तै, पे, यानी पांचों वर्ग के अगर पहले अक्षर के बाद कोई भी स्वर वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन य, र, ल, व आए, कोई भी स्वर वर्ग का तीसरा ये आ जाए, रे आ जाए, ले आ जाए या वे आ जाए, ठीक है, तो वो ग, ज, ड, द, ब में बदल जाता है, यानी अपने से क्या आएगा, तीसरे में बदलेगा अगर अंतस्थ व्यंजन आएगा तो। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका बदलाव होता है। दिक, अंत, क में क्या है, कैब, कवर्ण, यानी कैब पे क्या है, पहला अक्षर है, उसके बाद क्या हो गया, स्वर आ गया, तो स्वर में क्या हो जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा, कै गंत बन जाएगा। वाक का भी क्या हो, वागीस हो जाएगा, वागदान, ठीक है, वागदान हो जाएगा। च का जय में, यानी च भी, चवर्ग भी पहला वर्ड है, टवर्ग पहला वर्ड है, तवर्ग पहला वर्ड है, तो इस तरीके से पहले वर्ड में परिवर्तन हो जाता है। अब वर्ग के पहले वर्ण का पंचम वर्ण में अब पहले में बदलेगा। अब पहला अक्षर कहां पर जाएगा, अब लास्ट में जाएगा। देखो जैसे जगतनाथ तवर्ग है और तय के बाद ने आ गया,
न मैं के साथ मेल हो जाएगा, तो न का क्या बन जाएगा, आप देखो तय का न में क्या हो रहा है, जगन्नाथ, यानी न में ही क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। उत्नयन, तय का क्या हो गया, न हो गया, क्योंकि यहाँ पर न है तो ये जो तय आधा तय है इसका भी क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। तवर्ग अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा अगर उसके लिए आता है तो। देखो टय का क्या होगा, मैं आ गया, तो टवर्ग पहला वर्ड है और ये पांचवा वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, इसका भी टय का भी क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो टेट हेड हेड नो, पांचवा वर्ड हो गया तो बदल गया, देख लो। उन्नति, उतनति, क्या हो जाएगा, न पांचवा वर्ड है और ये पहला वर्ड है, तो पहला वर्ड पांचवे में बदल जाएगा। तो तय संबंधी नियम में भी यही है, तय के बाद में क्या हो जाएगा, चय तच्छ हो जाएगा, तज्ज हो जाएगा, तह तध तट्ट, ठीक है, तसच्छ, उच्छिष्ट, तल्लीन, ये तल्लीन और उल्लेख उल्लास बहुत ज्यादा आते हैं, ये उच्छ्वास इनमें से बहुत ज्यादा आते हैं, एक बार कई बार आता है तट्टिका। उज्ज्वल तो बहुत ज्यादा आता है, उज्ज्वल तो उज्ज्वल और सज्जन को तो बच्चे लिख भी नहीं पाते कि उज्ज्वल में दोनों जय क्या है कि आधे हैं। तय क्या है, तवर पहला वर्ड है और इसके बाद जय आधा जय है, तो क्या हो जाएगा, आधा ही जय आधा बन जाएगा, क्योंकि पहला वर्ण पांचवें वर्ण में बदल जाता है। तय संबंधी वर्ण में व्यंजन संधि इसमें है। नेक्स्ट है छह संबंधी नियम। ए के बाद अगर छह आता है तो क्या हो जाएगा, इस छह के बाद में ए का छह बन जाएगा। ऊ के साथ में भी छह बनेगा, तो देखो ए हो या ए हो, ऊ हो या आ हो या री हो, क्या हो जाएगा, च और छह में परिवर्तन हो जाएगा। मैं संबंधी नियम में क्या, यदि मैं के बाद कैसे मैं का कोई व्यंजन आए, कवर्ग से कै खे गे गे चे छे जे जे टे ठे डे डे ते थे दे द प फ भ भ म, देखो कितने आ रहे हैं बीच में, जितने भी आएंगे वे सब अनुस्वार के रूप में दिखलाया जाता है। संकल्प मैं है, अब ये यहां पर क्या होगा, संक मैं कहां पर बदल गया, न में बदल जाएगा, ठीक है, उसी व्यंजन के पांचवें वर्ण में बदलेगा। और जब मैं क्या है, मैं क्या है, अगर मैं आता है तो क्या होगा, अपने के वर्ण में पांचवें में तुरंत परिवर्तन कर लेगा, ठीक है। मैं तैथ दैध न प फ भ ब म, तो पांचवें वर्ण में बदल गया, तो समगीत संगीत में बदल जाएगा, समन्यास न्यास में बदल जाएगा, संन्यास, यानी मैं कहां पर ध्वनि निकल जाएगी, न पे चली जाएगी। और मैं का जब मैल से मैं होता है तो द्वित्व व्यंजन बन जाता है, यानी द्वित्व द्वित्व कहते हैं दो व्यंजन एक साथ हो, दो अक्षर एक साथ हो। सम्मति, मम आधा मैं, सम्मोहन, सम्मान, सम्मति, सन्मुख, ठीक है, बोलते हैं ना मम्मा 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 मम्मा, तो माँ को य र ल व श होता है, और स हो तो मैं का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। न संबंधी नियम, जब री का रे से और स का मेल न से होता है तो क्या होता है, न का न हो जाता है। जैसे ऋण, भूषण, भरण, शोषण, चरण, परिमाण, राइट। तो क्या होता है, से का से बन जाता है, जब से पहले ए हो या आ हो उनसे क्या हो जाता है, से का शय हो जाता है। जैसे अभिषेक, विषम, निषेध, सुसुप्ति, अभि और सेक, भय है और से को कहां पर बदल जाएगा, से का से हो जाएगा, यानी जब से पहले ए या आ हो, और अभी में क्या है, स्वर है, तो से का शय बन जाएगा। वी सम, वे में क्या है, ए है, और यहाँ पर से के पहले अगर ए आ जाता है, से पहले क्या होता है, ए आए या आए, तो क्या होता है, अन्य स्वर में बदल जाता है, कहां पर बदल जाएगा, से में बदल जाएगा। अब ज्वाइनिंग ऑफ विसर्ग, विसर्ग में नेक्स्ट देखते हैं। विसर्ग में सबसे आसान होता है कि जब विसर्ग का, विसर्ग संधि बहुत ईजी है, जब विसर्ग संधि को स्वर और व्यंजन के साथ मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि का ओ होना, तो ये सबसे बड़ी बात है। निर्बल यानी निहि बल, दुख, बीच में जो विसर्ग आता है, ठीक, प्रातः, तय के बाद में जो विसर्ग आता है उसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग का ओ कैसे होगा, देखो विसर्ग के बाद में रे हो रहा है तो क्या हो रहा है, अगर विसर्ग के बाद में मनोरथ, मनः रथ, विसर्ग के बाद क्या होता है, ए आता है तो वो ओ में बदल जाता है। विसर्ग के बाद में बै में ए है, तब बै में क्या ए है, यहां पर क्या हो गया, मनो विनोद, वै में क्या है, ए है, तो मना विनोद,
मनहर, है में क्या है, ए है, यहां पर क्या है, विसर्ग है। विसर्ग और ए का योग होना ओ में हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग को कैसा उच्चारण करते हैं, अह, तो अहो बन जाएगा, ओ। तो विसर्ग का रै में प्रयोग हो रहा है, विसर्ग के बाद में ए हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसका रै बन जाएगा। विसर्ग का रै होता है दुर्भाग्य, दुह भाग्य। अब क्या हो रहा है, विसर्ग के साथ ए का जब प्रयोग हो रहा है तो यहां पर पहले क्या हो रहा है, ओ हो रहा है। अब कुछ शब्दों में क्या हो जाएगा, रै हो जाएगा, परंतु क्या होगा, तद त थ ध ध न, तवर्ग, तवर्ग के साथ अगर ए आता है, तवर्ग में ए का प्रयोग होता है तो वहां पर तवर्ग, त थ द ध न। देख लो, तय भी तय का शब्द होगा या थे का होगा, दे का होगा, धे का होगा, ने का होगा। विसर्ग का क्षय होना, विसर्ग के बाद ए है तो क्या हो जाएगा, क्षय बन जाएगा। ये दुष्चरित्र, दुष्चक्र, दुश्मन, विसर्ग का क्षय में परिवर्तन हो जाता है। अब यहां पर निष्कपट में भी क्या है कि अगर विसर्ग के बाद क्या आता है तो कहां पर निष्कपट बन जाता है, निष्फल, ठीक है, दुष्प्रवृत्ति, दुष्कर्म, इस प्रकार से क्षय का क्षय बन जाता है, आधा क्षय हो जाएगा, क्योंकि क्षय में क्या ए है और यहां पर क्या है, पहले ए है, तो ये ए के बाद में क्या है, विसर्ग के बाद में क्या है, चवर्ग आ जाए तो चवर्ग में क्या हो जाएगा, स। आपको पांचों वर्ग याद करने पड़ेंगे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इससे पहली वीडियो देख सकते हैं आप, सेकंड वीडियो, उसमें आपको सभी एक्सप्लेन किया गया है। विसर्ग का स होना, नी तेज, विसर्ग के बाद तवर्ग आ गया है तो जब तवर्ग आ जाएगा तो स में परिवर्तन होता है। परंतु विसर्ग का अब क्या हो गया, निह रव, तो ये विसर्ग के बाद में रे आए, यहां पर देखो सभी में रे आ रहा है, विसर्ग का लोप हो जाएगा। यहां पर जब विसर्ग के बाद रे का होगा तो वो वहां पर सिर्फ वहीं पर विसर्ग के बाद अगर रे आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, और विसर्ग के बाद ए आता है तो कुछ विसर्ग में क्या होता है, ज्यों का त्यों बना रहता है, अंतःकरण, प्रातः काल, स्वतः पूर्ण, स्वत सिद्ध, दुख। चलिए हिंदी की अपनी संधि, संधि के नियम संस्कृत शब्दों पर लागू होते हैं, परंतु हिंदी में जब दो भिन्न शब्द एक साथ आते हैं तो वे अपनी संधि नियम के अनुसार जुड़ करके एक शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी के अपने शब्दों के मेल के लिए कुछ नियम विकसित किए गए हैं, जैसे ह्रस्वीकरण, अमचूर, आमचूर को अमचूर कहते हैं, लड़कापन, लड़कपन, हथकड़ी, हाथ की कड़ी, कान कटा, कनकटा, किसी वर्ण का लुप्त हो जाना, यानी ये ह्रस्वीकरण क्या हो जाता है कि जब एक दूसरे पर प्रयुक्त होते हैं तो उसको घोड़ा दौड़ तो बोल नहीं सकते, घुड़ दौड़ ही बोलेंगे। छोटापन, छुटपन, पनघट, पानी घाट को क्या बोलते हैं, पनघट। अभी भी, अब ही, तब ही, सब ही, वही ही जैसे शब्दों के निकटस्थ ध्वनि को मिलने से परिवर्तन जो होता है ये स्वतंत्र शब्दों के रूप में मान्य है। अभी, तभी, नहीं तो इनको क्या होता है, अलग अलग अक्षर होता है, इनको अब ही बोल सकते हैं, तब ही बोल सकते हैं, सब ही बोल सकते हैं, वह ही बोल सकते हैं। चलिए, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भेद हमने कौन कौन से पढ़े, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन और स्वर के सामने आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि स्वर और व्यंजनों का योग होता है। चलिए अब हम इनके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपने कितना सीखा। तो चलिए हम ये भी जान लेते हैं कि ये भी जरूरी है कि सबसे पहले ये भी देख लिया जाए कि बच्चों ने कितना सीखा। चंद्रोदय, तो चंद्र और उदय क्योंकि समान स्वर है तो क्या है, दीर्घ संधि है। चंद्र उदय, चंद्रा उदय गलत है,
तो चंद्र उदय, बिल्कुल देखो ये वाला सही है। निश्चल, निहिचल, क्योंकि से बीच में आ रहा है तो से का क्या हो जाएगा, विसर्ग बन जाएगा, विसर्ग संधि। शिक्षार्थी, शिक्षा और अर्थी, ये वाला सही है इसका, शिक्षार्थी, इसका ये सही है। न्यायालय, न्यायालय, न्यायालय यही गलत है। न्यायिक आलय, न्याय का मंदिर, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो इसको रफ कर लेते हैं, वरना ये क्वेश्चंस कहीं पर और पर पहुंच जाएंगे तो गलत होगा। चलिए, और हम इसको भी देख लेते हैं। क्या है, निष्पाप, राइट। निष्पाप का क्या है, निहि पाप, राइट। इसका ये बनता है निष्पाप का, राइट। इसका क्या बनता है, निष्पाप बनता है। और मनोकामना, क्या है, मनोकामना, मन की कामना करना, या तो गलत हो गया है, तो ये तो गलत है मनोकामना। ठीक है, तो मनोकामना कौन सा है, मनः कामना, ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है, राइट। हम फिर से कर लेंगे इनके लिए। क्या है, शिक्षा, अर्थी, न्याय, आलय, निष्पाप, राइट। मन कामना, यानी विसर्ग के बाद जब ए आ जाए तो कहां पर बदल जाएगा, सबसे पहले विसर्ग संधि का हमने पढ़ा था, वो ओ में बदल जाएगा, मनोकामना हो जाएगा। दंतोष्ट, बिल्कुल पहला ही सही है। दंतोष्ट में स्वच्छ, बिल्कुल सही है। व्यंजन संधि है, सु और अच, बिल्कुल सही है। ख बिल्कुल इसका सही है। आगे देख लेते हैं, इनके लिए हम फिर से एक बार और बता देते हैं कि अगर आपने इनमें देखा हो, ठीक है, तो ये आपने आज किए, और इनको करने के लिए आपको एग्जाम्पल आगे देखते हैं हम, कि इसके आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संधि किसे कहते हैं, संधि के मुख्यतः कितने भेद हैं, भेदों के नाम लिखने हैं। स्वर संधि के कितने उपभेद हैं, सभी के नाम लिखो। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, दो उदाहरण देकर स्पष्ट करें। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, दो उदाहरण देकर स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं। इसके बाद आज हम सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए हम उनको भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इनके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संधि किसे कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। और नेक्स्ट है, संधि के मुख्यतः कितने भेद हैं, उनके नाम लिखो। तो संधि के मुख्यतः तीन भेद हैं, स्वर और व्यंजन और विसर्ग। और पूछा जा रहा है कि स्वर संधि के कितने उपभेद हैं, उन्हीं के नाम लिखो। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यर्ण संधि और अयादि संधि। विसर्ग संधि का या व्यंजन संधि के भेद होते ही नहीं है। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं, दो उदाहरण देकर स्पष्ट करने के लिए कहते हैं। कह रहा है, तो जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन के साथ होता है, जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन के साथ होता, विसर्ग में होने वाला जो परिवर्तन है वो विसर्ग संधि कहलाता है। जब स्वर या व्यंजन के साथ परिवर्तन होता है तो विसर्ग संधि कहलाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मनहाबल, नितेज, दो उदाहरण भी दे दिए गए हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, दो उदाहरण देकर स्पष्ट करें। व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर जो विकार होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सतगति, सदगति, उज्ज्वल, उज्ज्वल। तय का क्या है, जय में बदल जाएगा क्योंकि तवर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए सही शब्दों को रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए, संधि विच्छेद, संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया करो। क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। तो संधि विच्छेद पे क्लिक कीजिए। शरणागत शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण है, बिल्कुल सही है, दीर्घ संधि कहते हैं। हितोपदेश, हित और उपदेश। मनोबल विसर्ग संधि का उदाहरण है, बिल्कुल सही है, विसर्ग संधि पर टिक कीजिए। अब नेक्स्ट है, देखा जाए कि इन शब्दों में संधि कीजिए हिम और आलय। सबसे पहले इसे भी देख लेते हैं।
कि इनको हिमालय, हिमालय, ठीक है। सूर्य उदय, सूर्योदय, यद्यपि, ठीक है। मुनि ईश्वर, मुनीश्वर, भानु उदय, भानुदय, महात्मा, महाआत्मा, विद्या आलय, विद्यालय, सुअल्प, स्वल्प, कवि इंद्र, कवींद्र, समकल्प, संकल्प। में क्या में बदल जाएगा, कवर पहले वर्ड का वर्ड आ जाता है तो न में बदल जाता है। नेक्स्ट है, इन शब्दों में संधि विच्छेद करने के लिए कह रहा है कि संधि विच्छेद कीजिए। अब देव और आलय, देवों का मंदिर, चरण अमृत, गण ईश, अनुच्छेद, अनुच्छेद यानी व्यंजन संधि है। दिग अंबर, दिगंबर, गै के यहाँ पे बदल जाएगा, कै में बदल जाएगा, अपने से तीसरे में बदल जाएगा। दयानंद, दया और आनंद क्या है, समान स्वर है, यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर भी आ है। विषम स्वर, विषम, विहि शम, विसर्ग संधि है। निर्बल, निर्बल, धर्म अर्थ, धर्मार्थ, सर्वोदय, सर्व उदय। उद्घाटन, तय का कहां पे बदल जाएगा, घै में, द में बदल जाएगा, क्योंकि त थ द ध, त थ द ध न, तो अपने से तीसरे में प्रयुक्त बदल जाएगा। तवर्ण, ये तय है तो तीसरे में बदल जाएगा, तय का दय हो जाएगा। तल्लीन क्या है, लय है तो क्या पर तय भी क्या कहां पर बदल जाएगा, अपने से तीसरे में, क्योंकि ये व्यंजन संधि में होता है। मुनीस, सम्मुख। नेक्स्ट है, अगर हम इसे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस को। निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। लोकोक्ति, इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। लोकोक्ति विशेष संदर्भ में प्रयुक्त होती है। आप कोई और भी वाक्य बना सकते हैं। परोपकार, हमें दूसरों पर क्या है कि परोपकार करना चाहिए, यानी उपकार करना चाहिए। पर माने पर और उपकार होता है परोपकार। पर माने दूसरा और दूसरों पर उपकार कार्य करना परोपकार कहलाते हैं। नवोढ़ा, पड़ोस की नवोढ़ा के गहने चोरी हो गए। नवोढ़ा माने नई नई दुल्हन, उसके गहने चोरी हो गए। ज्ञान औषधि, गुरु से प्राप्त जो भविष्य का में ज्ञान है वो ज्ञान औषधि का काम करता है, उसे हम कहते हैं ज्ञान औषधि। दिक अंबर, दिगंबर, दिगंबर साधु कपड़े नहीं पहनते हैं। चलिए ये दिगंबर में हो गया। तो बच्चों ये आपका चैप्टर, थर्ड चैप्टर हिंदी व्याकरण का संधि आज हमने देखा। इसकी एक्सरसाइज देखी, क्वेश्चन आंसर देखे, इसके सॉल्यूशन देखे और इसकी एक्सरसाइज करते हुए हमने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया। अब अपनी नोटबुक बनाएं और उसमें नोट्स तैयार करें, अपने एक्सरसाइज भरें और नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।